नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में। मेरी पूरी कोशिश है कि एक क्लास ऐसी हो कि जिसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका डीबीएमएस का वो कवर हो, और एक क्लास हमें ऐसी हो कि जिसमें हमारा एसक्यूएल का कंप्लीट पार्ट कवर हो जाए। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं वो किसके बारे में, डीबीएमएस के बारे में। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ये क्लास यूट्यूब पर भी आएगी और आपके बैच में भी रहेगी। एक छोटा सा पॉइंट, डीबीएमएस को मैं दो पार्ट में करूंगा। पहला जो पार्ट है जिसमें हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो पूरा का पूरा एसक्यूएल के बारे में रहेगा। एसक्यूएल के जितने भी हमारे पास क्या है कमांड्स है, उनके जितने भी सिंटैक्सेस की बात करें, या जैसे ही हम टेबल बनाने की बात करें, चाहे ड्रॉप करने की बात करें, ऑल्टर करने की बात करें, चाहे रीनेम करने की बात करें, वो सारा का सारा पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में हमारे पास कौन सा पार्ट है, डीबीएमएस के बारे में है। कोशिश करता हूं कि हर पॉइंट अच्छे तरीके से कवर कर सके। समय जितना अपने पास बचा हुआ है उस समय में अच्छे तरीके से तैयारी के लिए क्लास आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन किस तरीके का करना है कि हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट है डीबीएमएस का वो रिकॉल हो जाए। सभी को नमस्कार भी, नमस्ते भी। अतुल, सीमा कुमारी, चरना, अर्चना, शुभांशु, सभी को नमस्कार भी। करें स्टार्ट। आवाज वगैरह ठीक आ रही है, सब कुछ क्लियर है एकदम, बता दीजिएगा अभी सभी साथी। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, डीबीएमएस। किसके बारे में बात करेंगे, डीबीएमएस के बारे में। बस आप तो सिर्फ और सिर्फ समझते जाइएगा एक एक पॉइंट को ध्यान से। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, डीबीएमएस की हम बात करने वाले हैं। डीबीएमएस की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं डीबीएमएस के बारे में कि डीबीएमएस का अर्थ क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की अगर बात करें तो डीबीएमएस का अर्थ क्या होता है, डेटाबेस है, डेटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डीबीएमएस है ये है क्या, इससे पहले जब हमारे पास डीबीएमएस नहीं था, आज भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता था, फाइल सिस्टम का। किसका यूज किया जाता है, फाइल सिस्टम का। थोड़ा फाइल सिस्टम के बारे में बात कर ले रहे हैं, फिर हम डीबीएमएस के बारे में। फाइल सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक फाइल है एमएस वर्ड की, आपने वो फाइल मुझे पेन ड्राइव में डाल के दी, मैंने उस फाइल में कुछ ना कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आपके पास भी वो फाइल है, मेरे पास भी वो फाइल है। अगर देखें तो दोनों फाइल में डेटा क्या है, अलग अलग है। आपके पास फाइल है, उसमें आपने कुछ चेंज नहीं किया, और मैंने अपने कंप्यूटर में उस फाइल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, उसमें रिपीटेशन ऑफ फाइल हो सकती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि डेटा क्या होता है, इनकंसिस्ट होता है। इनकंसिस्ट का मतलब है कि आपकी फाइल में डेटा कुछ अलग बोल रहा है और मेरी फाइल में डेटा कुछ अलग बोल रहा है, जिसको हम रिडंडेंसी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। इनकी फाइल की डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, डेटा भी क्या हो जाता है, इनकंसिस्ट हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास जो मेथड आया है वो कौन सा है, डीबीएमएस आया है। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर बात करें डीबीएमएस के बारे में तो डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द हमारे पास आता है, एक डेटा है, एक क्या है, बेस है। एक डेटा है, एक क्या है, बेस है। तो सबसे पहले अगर शब्द की बात करें तो हमारे पास एक शब्द निकल कर आया जिसका नाम क्या है, डेटा है। डेटा क्या होता है, सबसे पहले कोई पूछे आपसे कि डेटा के बारे में कि डेटा क्या है, तो आप बता सकते हैं डेटा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, रो फैक्ट्स होता है। क्या होता है, रो फैक्ट्स बोल सकते हैं। या डेटा की अगर बात करें, इसको मीनिंगलेस भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हो, मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं। डेटा हमारे पास क्या होता है, रो फैक्ट्स, मीनिंगलेस की बात बोल सकते हैं। या हम डेटा की बात करें तो डेटा को हम क्या बोल सकते हैं, अनप्रोसेस्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनप्रोसेस्ड। अगर इसी डेटा को आप क्या कर दो, प्रोसेस कर दो, तो दूसरा शब्द हमारे पास क्या आता है, प्रोसेस्ड जो डेटा होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो यूजफुल डेटा होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, यूजफुल जो डेटा होते हैं। या हम कह सकते हैं मीनिंगफुल जो डेटा होते हैं। मीनिंगफुल जो डेटा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं इसके बारे में कि उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है डेटा। डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स, मीनिंगलेस, या हम बोल सकते हैं यूजलेस। और अगर वही डेटा क्या हो, अनप्रोसेस से क्या कर दिया जाए, प्रोसेस कर दिया जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसके बाद अगर बात करें, तो हमारे पास जो पार्ट आता है, अगर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन की बात करें, किसकी बात करें,
इंफॉर्मेशन के कलेक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? तो आप कह सकते हो नॉलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉलेज। एक शब्द और भी बना सकते हैं कि अगर क्या हो, सेट ऑफ नॉलेज हो, क्या हो, सेट ऑफ नॉलेज हो, या कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, सेट ऑफ नॉलेज, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, कलेक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पिरामिड कह सकते, क्या कह सकते हैं? विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम कहते हैं। क्या कह सकते हैं? विजडम। तो एक हमारे पास क्या आता है? DIKW पिरामिड आता है। कौन सा पिरामिड आता है? DIKW पिरामिड आता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? DIKW पिरामिड है। DIKW पिरामिड में हमें एक चीज मिलती है कि जो डेटा है वो अमाउंट में क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद क्या आता है? नॉलेज। और नॉलेज के बाद हमारे पास क्या आता है? विजडम आता है। तो सबसे पहले अगर पिरामिड की बात करें तो ये हमें किसको बताता है? डेटा को। उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन के बाद अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? नॉलेज। और नॉलेज की बात अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है? विजडम होता है। डेटा से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज, और नॉलेज से अगर बात करें तो क्या है? विजडम। विजडम को हम एक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? एक्शन भी कह सकते हो। विजडम को हम क्या कह सकते हैं? एक्शन भी कह सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो डेटा शब्द है इसका मतलब क्या है? रॉ फैक्ट्स है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यूजलेस है, या अनप्रोसेस्ड है। जो इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों वो सब क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा होती है, या हम कह सकते हैं कि यूजफुल डेटा होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा होते हैं। क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? मीनिंगफुल डेटा होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। पिरामिड का मतलब है कि ये जो डेटा है वो अमाउंट में ज्यादा दिखता है, उसमें से हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या बनती है? इंफॉर्मेशन बनती है। इसके बाद हमारे पास नॉलेज है, और नॉलेज के बाद हमारे पास क्या आता है? विजडम आता है। तो हमने जो आज बात की है वो किसके बारे में बात करनी है? डीबीएमएस। डीबीएमएस को समझने से पहले सबसे पहले शब्द के बारे में समझा, डेटाबेस। डेटा तो क्लियर हुआ। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो इंटर रिलेटेड डेटा होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड डेटा होता है। इंटर रिलेटेड डेटा की अगर बात करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटाबेस। और उसी को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम डीबीएमएस कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो जो हमारा इंटर रिलेटेड डेटा है उसको मैनेज करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डीबीएमएस कहते हैं। डीबीएमएस हमें यह बताता है कि आपके पास जो डेटा है उसको मैनेज कैसे करना है। पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करने की बात करता है वो कौन करता है? डीबीएमएस करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये क्या फाइल सिस्टम को रिप्लेस कर गया? नहीं, फाइल सिस्टम भी हम यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े डेटा को स्टोर करना है और आप चाहते हो हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी न हो, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम न हो, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम न आए, आपका डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, जो मुझे दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको दिखाई दे, तो इस चीज के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? डीबीएमएस का यूज कर लेते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर लेते हैं। इससे रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे पास क्या है? डेटाबेस रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले अगर बात करें तो आईबीएम का एक DB2 है। आईबीएम का एक क्या है? DB2। DB2 एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऐसे ही अगर बात कर ले MS एक्सेस की, किसकी बात कर ले? MS एक्सेस की। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की बात कर ले, MS एसक्यूएल की बात कर ले, MS एसक्यूएल की बात कर ले। ऐसे ही हमारे पास क्या है? ओरेकल की बात कर ले। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है? ओरेकल के बाद हमारे पास आता है पोस्टग्रे। किसकी बात कर ले? पोस्टग्रे की बात कर ले। मोंगो डीबी की बात कर ले, पोस्टग्रे की बात कर ले, मोंगो मोंगो डीबी की बात करें। ये सब क्या है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास मेथड है। DB2 जो है वो किसका है? आईबीएम कंपनी का है। आईबीएम का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की बात करें।
अब अगर बात करें एमएस एक्सेस की बात करें, एमएस एसक्यूएल की बात करें, ओरेकल की बात करें, पोस्टग्रे की बात करें, मोंगोडीबी की बात करें, डायनामोडीबी की बात करें, ये सब हमारे पास क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक, क्लियर यहां तक बात। तो अगर कोई पूछे कि डेटाबेस का मतलब क्या है, तो डेटाबेस का मतलब इंटर रिलेटेड जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए जिस हम सिस्टम का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबीएमएस। अब अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, डीबीएमएस में डेटा को मैनेज करने के अलग अलग क्या है, मॉडल है। अलग अलग क्या है, मॉडल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डीबीएमएस मॉडल कौन कौन से हैं, डीबीएमएस से मॉडल कौन कौन से हैं, डीबीएमएस से मॉडल की अगर बात करें तो वो कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है हायरार्किकल मॉडल। कौन सा मॉडल आता है, हायरार्किकल मॉडल आता है। एक हमारे पास आ जाता है नेटवर्क मॉडल आ जाता है। क्या आ जाता है, नेटवर्क मॉडल आ जाता है। एक आप जानते हैं ईआर मॉडल आता है। क्या आता है, ईआर मॉडल आता है। एक हमारे पास आता है रिलेशनल मॉडल। क्या आता है, रिलेशनल मॉडल। ऐसे ही हमारे पास एक मॉडल आ जाता है आजकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये कुछ हमारे पास डेटा को मैनेज करने के अलग अलग क्या दिए गए हैं, मॉडल दिए गए हैं। जो कोई भी एग्जाम की अगर बात करें तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो किसका रहता है, ईआर का और रिलेशनल का। ईआर का मतलब क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप। और जो रिलेशनल में जो रिलेशनल शब्द है, इस रिलेशन का अर्थ क्या होता है, टेबल होता है। इस रिलेशन का अर्थ क्या होता है, टेबल होता है। तो अगर कोई भी डीबीएमएस सिस्टम, कोई भी डीबीएमएस सिस्टम अपने पूरे डेटा को किसी टेबल में रखकर मैनेज करता है तो उसी को हम आरडीबीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि सर एक डीबीएमएस होता है और एक क्या होता है, आरडीबीएमएस होता है, क्या फर्क है। डीबीएमएस एक डेटा को मैनेज करने का सिस्टम है। वही अगर कोई व्यक्ति डेटा को मैनेज किसमें कर रहा हो, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन, या आर मतलब हम रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, टेबल। अगर आपका पूरा का पूरा जो डेटा है उसको आप किसमें मेंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से एक टेबल बनाकर उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरडीबीएम। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या फर्क है, डीबीएमएस एक क्या है, डेटा को मैनेज करने का एक तरीका है, और आरडीबीएमएस का मतलब कि वो डेटा मैनेज किसमें कर रहा है, एक टेबल में रखकर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कह देते हैं। क्लियर बात यहां पर। तो ये हमें पता चला कि जो हमारे पास डेटा के कुछ क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। अब सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर बात करें विशेषकर ईएमआरएस की बात करें, केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, तो इन्होंने सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन रिलेशनल मॉडल को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मेंशन किया हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, रिलेशनल मॉडल की, किसकी बात करें, आरडीबीएमएस की बात करें। किसकी बात करें, आरडीबीएमएस की बात करें। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन और उन्होंने इसको पूरा भी बताया हुआ है। आरडीबीएमएस की बात करें तो यहां पर जो सबसे पहला शब्द बनता है, इसका मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और पूरा का पूरा पार्ट आसानी से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो आरडीबीएमएस में अभी हमने बात की है कि एक हमारे पास क्या होगी, टेबल होगी, और उसमें टेबल में हम किसको रखेंगे, पूरा जो हमारा डेटा होगा उसको हम किस में स्टोर करेंगे, एक टेबल में स्टोर करेंगे। किसमें करेंगे, टेबल में स्टोर करेंगे। जब आप किसी भी डेटा को टेबल में स्टोर करेंगे तो टेबल में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होती है। एक टेबल में क्या होती है, रो होती है, और एक क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जितनी भी खड़ी लाइन होती है ये सब क्या होते हैं, ये खड़ी लाइन होती है, कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस पूरी टेबल में क्या जानकारी मिलती है कि ये पूरे के पूरे जो पार्ट है, किसकी किसकी बात करें, सबसे पहला हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये है, ये वाला पार्ट है, ये है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। वैसे ही अगर इन वाले पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, तो जो लेटी हुई लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं। तो एक हमारे पास शब्द नया आया, क्या, कॉलम आया, और एक हमारे पास शब्द आया, रो आया।
अब इस पूरी टेबल की बात करें तो इस टेबल का कोई क्या होगा, एक नाम है, मान लो ये टेबल है किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है बताओ। सबसे पहले मान लो किसी स्टूडेंट का क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। किसी स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। किसी स्टूडेंट का एफ नेम यानी कि कोई फादर्स नेम हो सकता है। किसी भी स्टूडेंट का क्या हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है। किसी भी स्टूडेंट की क्या हो सकती है, एज हो सकती है। मान लो कोई स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 2 3 और 4 है। नाम है किसी स्टूडेंट का ABCD है। ऐसे ही अगर एफ नेम की बात करें तो XYZD, कुछ भी मैंने डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूं इसको, जैसे भी EF, कुछ भी आप ले सकते हैं, P। उसके बाद अगर एड्रेस की बात करें तो हमारे पास मान लो आ गया XYZDEF PYQ। और अब एज की बात करें तो 10 है, वो छोटा हो जाएगा बच्चा नहीं, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। ये एक टेबल बन गई। यानी कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, जिसका नाम है ए, फादर्स नेम है X, एड्रेस इसका कोई XYZ है, उम्र उसकी कितनी है 20। तो पूरा का पूरा जो डेटा हमारा है, पूरा का पूरा जो डेटा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो सारा का सारा डेटा किस में रखा हुआ है, टेबल में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, टेबल के अंदर। अब इस टेबल में डेटा को मैनेज करने का फायदा क्या हुआ, आपको किसी ने कहा कि एक स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर 1 है, इसका मुझे क्या बताओ, एड्रेस बताओ, तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डीबीएमएस में डेटा रखने का मतलब कोई भी डेटा को रिट्रीव करना हो तो बहुत फास्ट हो सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी अच्छी सिक्योरिटी हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर डेटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है। डेटा डीबीएमएस में क्या होता है, कंसिस्ट होता है। कंसिस्ट का मतलब कि एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मैं पहले इस एड्रेस पे रहता था, अब मेरा एड्रेस चेंज कर दो। तो मैंने जैसे ही इस टेबल में क्या किया, एड्रेस चेंज किया, तो जो जो व्यक्ति इसको एक्सेस करेंगे उन सबके पास ये क्या होगा, शो होगा कि इस व्यक्ति का पहले एड्रेस ये था और अब एड्रेस क्या हो गया, ये वाला। जैसे आधार कार्ड में हमने एड्रेस चेंज करवाया, तो जैसे आपने एड्रेस चेंज करवाया तो पूरा जो हमारा डेटाबेस है उसमें वो एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया तो पूरा का पूरा जो हमारा डेटाबेस है आधार सेंटर का, उसके अंदर हमारा मोबाइल नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डीबीएमएस हमें क्या फैसिलिटी देता है कि जितना भी हमारा डेटा होता है उसको हम कंसिस्ट रख सके। जो डेटा हमें चाहिए उसमें हम फिल्टर लगा सके। फिल्टर लगाने का मतलब क्या हुआ कि केवल मुझे स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो केवल 1 की इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूं, या मान लो रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में जो मेजर डिफरेंस है कि फाइल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जितना भी डेटा है, जैसे मान लो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की तो पूरी फाइल जो मैं देख पा रहा हूं वो पूरी की पूरी आप फाइल देख सकते हो। लेकिन डीबीएमएस में आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज स्टूडेंट को दिखनी चाहिए, कौन सी चीज पेरेंट्स को दिखनी चाहिए, कौन सी चीज एडमिन को दिखनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को दिखनी चाहिए। तो ये हमें क्या मिल जाती है, एक फैसिलिटी मिल जाती है किसके अंदर, डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस में डेटा कंसिस्ट होता है। डीबीएमएस के अंदर हमारा जो डेटा है उसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, जिनको हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये सारी बात आती है किसको लेकर, डीबीएमएस को लेकर। अब अगर कोई भी ऐसा डीबीएमएस सिस्टम जो पूरे डेटा को एक टेबल में रखकर मैनेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस कहते हैं। तो आरडीबीएमएस में हमारे पास जो टेबल होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, जितनी भी एक खड़ी लाइन होती है कॉलम बनाती है। अब यहां पर एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि कॉलम जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं, या इसी को हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ये पेपर के सवाल हो सकते हैं कि कॉलम बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं, या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, एक ही बात है। जैसे ही रो की कोई बात करें तो रो की बात करें तो रो को हम क्या बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं, या हम टपल बोल सकते हैं, या हम इसको रिकॉर्ड बोल सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब अगर मुझे स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड पता करना है, ये पूरा एक रिकॉर्ड है, 4 DP MCQ और 40, ये पूरा का पूरा एक क्या है, इसका एड्रेस है या इसका रिकॉर्ड है। इसको रो बोल दो, टपल बोल दो, या रिकॉर्ड बोल दो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर वाली फील्ड के अंदर, रोल नंबर वाली फील्ड के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा है, नेम वाली में ABC लिखा हुआ है। 1 2 3 अलग है और नेम वाले में अलग है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस रोल नंबर वाले फील्ड के अंदर, रोल नंबर वाले फील्ड के अंदर केवल और केवल ये चीजें वैलिड हो सकती है, या मान लो एक आपको आसानी से समझने के लिए एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। अब यहां पर एक आता है जेंडर का, या जेंडर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जेंडर की बात। अब जेंडर में क्या हो सकता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है।
अब इसके अलावा यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का नाम लिखा आपने मेल है या फीमेल है, अब मेल और फीमेल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। यानी कि इस जेंडर का डोमेन या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मैंने रोल नंबर में इंटीजर किया हुआ, तो इंटीजर के अलावा इसमें कुछ नहीं यूज कर सकता। जैसे ही मैंने नेम की बात करी तो उसमें कैरेक्टर के अलावा या स्ट्रिंग के अलावा मैं कुछ यूज नहीं कर सकता। उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन क्या होते हैं? परमिटेड वैल्यू होती है। क्या होती है? परमिटेड वैल्यू होती है। परमिटेड वैल्यू होती है। डोमेन का मतलब क्या होता है? परमिटेड वैल्यू होती है। परमिटेड वैल्यू का मतलब कि इसके अंदर या तो वैल्यू मेल आएगी या फीमेल आएगी, इसके अलावा दूसरा इसमें अलाउ नहीं होता। जैसे कई बार आपने क्या किया कि कोई फॉर्म भर रहे हो और उसमें आपने आधार नंबर लिखना था और उसमें मोबाइल नंबर लिख दिया, तो मोबाइल नंबर लिख दिया तो आपको एक एरर जनरेट कर देगा कि ये नंबर क्या है? अधूरा है या कम है नंबर। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन बोल देते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो हमारी परमिटेड वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोल देते हैं। क्लियर है बात यहां पर? तो अब अगर कोई पूछे कि आरडीबीएमएस का मतलब क्या है, तो जिसमें हमारे पास क्या है? डेटा सारा का सारा टेबल में स्टोर होता है, उसको हम आरडीबीएमएस कहते हैं। ये बात भी ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें कि जो हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, फील्ड है, उनको हम कॉलम बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ऐसे ही अगर इधर हमारे पास बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है? रो हो सकती है, टपल हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है। अब सवाल आता है कि नंबर ऑफ कॉलम की बात करें। किसकी बात करें? नंबर ऑफ कॉलम की बात करें। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें और नंबर ऑफ रो की बात करें। नंबर ऑफ रो की बात करें। अगर कोई आपसे पूछे कि एक टेबल में कितनी रो है, इस टेबल में कितनी रो है, 1 2 3 4, ऐसे कितने कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कॉलम की जो संख्या होती है, अच्छा बताओ, कॉलम की संख्या को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। रो की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। तो रो की संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। और जो कॉलम की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम होता है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो होता है। रो की संख्या कार्डिनलिटी कहलाती है और कॉलम की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। किसी भी टेबल में कितने कॉलम है ये डिग्री बताती है और किसी भी टेबल में कितनी रो है ये उसकी क्या बताती है? कार्डिनलिटी बताती है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? रो की संख्या से है। किससे है? रो की संख्या से। और डिग्री का मतलब किससे है? कॉलम की संख्या से है। अब इस पूरे टेबल में अगर बात करेंगे, पूरे टेबल में ये जो हमारे पास है, जैसे पी वाई क्यू एच वाई है, इसको अगर एरो लगा के लिखे तो ये हमारे पास क्या होती है? डेटा आइटम होती है। क्या होती है? डेटा आइटम होती है। पूरे को देखोगे, अगर मान लो मैं इस पूरे को चेंज करूं, इस तरीके से देखें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक क्या है? रिकॉर्ड है। ये पूरा का पूरा एक क्या है? रिकॉर्ड है। अगर इस पर्टिकुलर की बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटा आइटम कहते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? परमिटेड वैल्यू होता है। एक हमारे पास शब्द आता है इंस्टेंस। क्या आता है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम मोमेंट में, पर्टिकुलर टाइम में होने वाले ट्रांजैक्शन, होने वाले ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस कहलाते हैं। इंस्टेंस का मतलब ये अभी अभी हमारे पास ये इंस्टेंस है, अब इसमें केवल 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, थोड़ी देर बाद हमने इसमें क्या कर दिया? 5 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, या किसी एक स्टूडेंट को हटा दिया। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम मोमेंट में जो हमारे चेंजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसका इंस्टेंस बोल देते हैं। तो इंस्टेंस शब्द आ गया, डिग्री की बात आ गई, डोमेन की बात आ गई, कार्डिनलिटी की बात आ गई, एट्रीब्यूट आ गया, फील्ड आ गया। ये सब पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। वह जैसे आपके सिलेबस में इसको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, कार्डिनलिटी के बारे में बात की है, ये सब हमारे पास पॉइंट आते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आरडीबीएमएस में हम सारा का सारा डेटा किसमें मेंटेन करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हो, स्नैपशॉट बोल सकते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भी कार्डिनलिटी की बात कर सकते हो, स्नैप इंस्टेंस बोल सकते हो। पर्टिकुलर टाइम मोमेंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बोल दो, या हम इसका क्या बोल सकते हैं? स्नैपशॉट बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात सबको? बताओ भी। तो ये हमें पता चलता है कि एक आरडीबीएमएस की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। यहां तक सारी बात क्लियर है या नहीं है बताइए? ये हमें पता चला कि एक हमारे पास क्या है? आरडीबीएमएस सिस्टम है। अब बात आती है कि सर जो डीबीएमएस शब्द है ये दिया किसने था? किसकी बात करें?
डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस के फाउंडर कौन है अभी बताओ। डीबीएमएस किसने बनाया सबसे पहले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डीबीएमएस किसने बनाया, और पेपर में पूछा भी गया है। किसके बारे में, डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस के फाउंडर की बात करिए, डीबीएमएस के जो फाउंडर है वो कौन है, ईएफ कोड है। कौन है, ईएफ कोड है। यहां सवाल आता है कि फिर सर आरडीबीएमएस के फाउंडर कौन है। आरडीबीएमएस भी किसने कंसेप्ट दिया था, ईएफ कोड ने दिया था। किसने दिया था, ईएफ कोड ने। अच्छा बताओ कि जो ईएफ कोड ने डीबीएमएस जो कंसेप्ट दिया था, आरडीबीएमएस कंसेप्ट, ये लगभग कब दिया था, 1970s की बात है। एग्जैक्ट तारीख हो सकता है न पूछा जाए, लेकिन इसके आसपास का जो टाइम है वो पूछा जा सकता है, सन 1970 की आसपास की बात करें तो। जो ईएफ कोड है उन्होंने ही कंसेप्ट दिया था डीबीएमएस का, और ईएफ कोड ही वही व्यक्ति है जिन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका, आरडीबीएमएस का दिया था। अब आरडीबीएमएस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि डीबीएमएस डेटा को मैनेज करने का एक सिस्टम है। अगर वही सिस्टम किसी भी डेटा को एक टेबल में रखकर मैनेज करे तो उसको हम आरडीबीएमएस कह देते हैं। आरडीबीएमएस की अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो आरडीबीएमएस में हमारे पास टेबल बनेगी। जो टेबल बनेगी स्टूडेंट टेबल की अगर बात करें तो स्टूडेंट टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। इसका जो नाम हो सकता है वो क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। क्या बोल सकते हैं इसको, रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, रिलेशन बोल सकते हैं। टेबल बोलो या क्या बोलो, रिलेशन बोलो। ये भी देखो पेपर में कोई भी सवाल हो सकता है, कोई अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि हर पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, हर पेपर में सारे पेपर क्वेश्चन आसान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आसान भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। यहां तक बताओ, सबको क्लियर होगी बात। हाँ जी बिल्कुल संदीप। ईएफ कोड बहुत बढ़िया, क्लियर होगी बात। अब अगर बात करें कि डीबीएमएस कंसेप्ट किसने दिया था, ईएफ कोड ने दिया था। किसने दिया था, ईएफ कोड ने दिया था। ये था एक अपना पार्ट था, एक बेसिक पार्ट था। दूसरा जो हमारे पास पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारा डीबीएमएस में होता है क्या, क्वेरी लैंग्वेज का। किसका पार्ट स्टार्ट होता है, क्वेरी लैंग्वेज का। कोई अगर ये बोले, क्वेरी लैंग्वेज की बात करें, कोई अगर ये बोले कि सर जो अपने पास की के कंसेप्ट की बात करें तो मैं एसक्यूएल के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। जो हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज है वो कितने प्रकार की होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेरी लैंग्वेज होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की हमारे पास क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है। अच्छा कौन कौन सी क्वेरी लैंग्वेज होती है, सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है, आप आराम से बता भी सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल, क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और दूसरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो पहला जो पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, ये आपको मेथड बताती है। सिंपल शब्दों में लिखे, व्हाट यू वांट एंड हाउ, आप क्या चाहते हैं और आपको कैसे मिल सकता है, ये दोनों चीजें बताती है। ऐसा भी लिख सकते हो, व्हाट वी वांट एंड हाउ, और ये केवल किसकी बात करता है, व्हाट वी वांट। सिंपल सी बात है कि आपने पूछा कि सर मुझे क्या करनी है, तैयारी करनी है, आप क्या चाहते हो, व्हाट वी वांट, हाउ, मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। यानी कि प्रोसीजर बताया जा रहा है कि ये चीज अगर करनी है तो उसके लिए आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल, जिसमें हमें क्या बताया जाता है, व्हाट वी वांट। क्या बताया जाता है, व्हाट वी वांट। तो प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या आते हैं,
क्वेरी लैंग्वेज आती है। एक क्या आती है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज आती है, और एक हमारे पास क्या होती है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट वी वांट एंड हाउ, ये दोनों बताता है। और जो नॉन प्रोसीजरल होती है वो क्या बात करती है, व्हाट वी वांट, कि आप कैसे चाहते हो। प्रोसीजर नहीं दिया होता, और यहां पर किसी भी चीज को एक्सेस करने का क्या दिया जाता है, प्रोसीजर दिया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, तो बताइए भी, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी क्वेरी लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास होती है रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशनल एल्जेब्रा, रिलेशनल एल्जेब्रा। और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास दो आता है। एक हमारे पास आता है रिलेशनल कैलकुलस, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, एसक्यूएल। क्या आता है, एसक्यूएल आता है। जो मेन टॉपिक है वो अपना कौन सा है, एसक्यूएल की बात करें। रिलेशनल जो कैलकुलस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टीआरसी और एक होता है डीआरसी। पहला कौन सा है, टीआरसी, और एक क्या है, डीआरसी। टीआरसी का मतलब टपल रिलेशनल कैलकुलस, टीआरसी। और एक हमारे पास क्या होता है, डीआरसी, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, डीआरसी। टीआरसी और डीआरसी। अगर बात करें एसक्यूएल की, अब सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल की अगर बात करें तो एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। एसक्यूएल का जो इंप्लीमेंटेशन है वो आरडीबीएमएस के लिए है। अगर आप एसक्यूएल का यूज करेंगे तो डेटा आपका किस में स्टोर होता है, एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो क्वेरी लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक कौन सी होती है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, और एक हमारे पास क्या होती है दोस्तों, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें हमें बताया जाता है कि आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दोनों चीजें हैं। तो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है वो हमें बताती है केवल व्हाट वी वांट की बात करता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज दो प्रकार की हमारे पास है, और भी बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, बट यहां पर अगर बात करें डीबीएमएस की बात करें तो इसमें हमें मिलती है एक रिलेशनल कैलकुलस और एक क्या मिलती है, एसक्यूएल। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह बन गया कि एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, कैसी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। कैसी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो एसक्यूएल एक क्या है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। अब यहां पर बात करें रिलेशनल एल्जेब्रा की, किसकी बात करें, रिलेशनल एल्जेब्रा की। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो डीबीएमएस जिसको आप आरडीबीएमएस पढ़ते हो ना, ये सारा का सारा पार्ट कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशनल एल्जेब्रा की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास है जितना भी काम होता है वो सारा का सारा किस में होता है, ऑपरेशन में होता है। किसमें होता है, ऑपरेशंस में होता है। जो हमारी रिलेशनल एल्जेब्रा है इसमें दो प्रकार के ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। एक हमारे पास क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन, और एक होता है एडवांस ऑपरेशन। रिलेशनल एल्जेब्रा में ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ऑपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, बेसिक। और बेसिक ऑपरेशन के सवाल बेसिक बेसिक पेपर में आया हुआ है, बेसिक है ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, देखिए जो रिलेशनल एल्जेब्रा है उसमें जो भी काम करेंगे वो ऑपरेशंस कहलाएंगे। ऑपरेशन हमारे पास दो प्रकार के, ऑपरेशन का मतलब इनमें जो काम करने के तो तौर तरीके होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या हो सकता है, रिलेशनल एल्जेब्रा हो सकता है, सॉरी बेसिक ऑपरेशन हो सकते हैं, और एक जिनको हम क्या बोल देते हैं, एडवांस ऑपरेशन। क्या बोल देते हैं, एडवांस ऑपरेशन। एडवांस ऑपरेशन को डिराइव्ड ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। एडवांस ऑपरेशन, एडवांस ऑपरेशन। जितने भी हमारे पास बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है, ये बेसिक सवाल बनता है यहां से। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो एक आता है सिलेक्शन। क्या आता है, सिलेक्शन। एक हमारे पास आता है प्रोजेक्शन, एक हमारे पास आता है
रीनेम। एक हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक हमारे पास आता है यूनियन। एक हमारे पास क्या आता है सेट डिफरेंस। इसको पूरा लिख सकते हो सेट यूनियन और सेट डिफरेंस। ये सेट ऑपरेशन है, सेट है यूनियन और एक हमारे पास क्या आता है सेट है डिफरेंस। जो हमारे पास एडवांस ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो एडवांस आता है वो हमारे पास आता है सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। एक हमारे पास ऑपरेशन आता है ज्वाइन ऑपरेशन। एक हमारे पास ऑपरेशन आता है असाइनमेंट और एक हमारे पास ऑपरेशन आता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है सिलेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे रीनेम की बात करें, ये दोनों तीनों के तीनों कैसे ऑपरेशन है? यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी का मतलब केवल और केवल एक ही टेबल पर काम करते हैं, बाकी सारे कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन है। सिलेक्शन की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सिग्मा साइन होता है। प्रोजेक्शन की बात करें तो इसका साइन होता है पाई साइन होता है। रीनेम की अगर बात करें तो इसका सिंबल होता है रहो सिंबल बोलते हैं इसको, यूं भी बना सकते हो भी इसको, ऐसा सिंबल होता है, ये रहो सिंबल होता है, पी नहीं है, ये रहो सिंबल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्रॉस सिंबल होता है। सेट यूनियन की बात करें तो यू से लिखते हैं। सेट डिफरेंस की बात करें तो माइनस से लिखते हैं। सेट इंटरसेक्शन की बात करें तो इसको हम उल्टा यू से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? रिवर्स यू से लिख देते हैं, ऐसे उल्टे यू से दर्शा देते हैं, उल्टे यू से दर्शा देते हैं। ज्वाइन को हम ज्वाइन ऑपरेशन ये हमारे पास होता है, ये हमारा ज्वाइन होता है। असाइनमेंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास ये एरो होता है। डिवीजन की अगर बात करें तो ये सिंबल होता है। अब अगर बात करें किसकी? ज्वाइन की। तो ज्वाइन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है इनर ज्वाइन। क्या होता है? इनर ज्वाइन होता है। कौन सा होता है? इनर ज्वाइन होता है। और एक दोस्तों हमारे पास क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की बात करें, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन को आगे और बता देता हूं। इनर ज्वाइन में हमारे पास क्या होता है? थीटा ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है। फुल आउटर ज्वाइन होता है। सबको क्लियर होगी बात? अब सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं मानता हूं हो सकता है आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, बट जहां जहां डीबीएमएस की बात आए, आरडीबीएमएस की बात आए, तो ये हमारे पास एक मेथड दिया गया है कि किसी भी डेटा को फेच करने, यहीं से जाके हमारे पास क्या बनता है? आधार बनता है किसका? एसक्यूएल का। ये क्या है? थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट था कि इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में टोटल हमारे पास कितने ऑपरेशन होते हैं? 10 ऑपरेशन होते हैं। 10 में हमारे पास क्या है? ये जो 6 ऑपरेशन है ये हमारे पास क्या होते हैं? बेसिक। इन्हीं से हम बनाते हैं किसको? सेट इंटरसेक्शन की बात करें, ज्वाइन की बात करें, असाइनमेंट की बात करें और डिवीजन की बात करें। थोड़ा और इसको आगे पढ़ लेते हैं कि अगर कोई पूछे कि सर ज्वाइन कितने प्रकार के होते हैं, किसकी बात करें? ज्वाइन। ज्वाइन का जो सिंबल आपको पता चल गया, ज्वाइन एक एडवांस ऑपरेशन है। ज्वाइन एक क्या है? एडवांस ऑपरेशन है। ये दो प्रकार के होते हैं ज्वाइन। अभी मैंने बताया एक इनर ज्वाइन होता है और एक क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। एक दोस्तों क्या है? इनर ज्वाइन है और दूसरा अपने पास क्या है? आउटर ज्वाइन है। तो पहले वाले पार्ट की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। ये बात आपको क्लियर है कि जो ज्वाइन का सिंबल है वो ये वाला सिंबल होता है, ज्वाइन सिंबल। इनर ज्वाइन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है थीटा ज्वाइन। क्या आता है? थीटा ज्वाइन आता है। एक हमारे पास आता है इक्वी ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन आता है? इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन। और एक हमारे पास आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का सिंबल और ज्वाइन का सिंबल सेम सिंबल है। नेचुरल ज्वाइन का सिंबल और ज्वाइन का सिंबल क्या है? सेम सिंबल है। जो थीटा है ये हमारे पास किसको बताता है? थीटा ज्वाइन। थीटा यहां पर क्या होती है? कंडीशन को बताता है। किसको बताता है? कंडीशन। इक्वी ज्वाइन में कंडीशन किसकी होती है? इक्वल की होती है। किसकी होती है?
इक्वल की होती है। आउटर जॉइन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। पहला क्या आता है? लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन। दूसरा हमारे पास क्या आता है? राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। सबसे पहले अगर बात करें किसकी? लेफ्ट आउटर जॉइन की, तो इसका सिंबल होता है जॉइन बनाओ और लेफ्ट साइड में एरो लगाओ। राइट आउटर जॉइन का सिंबल होता है ये वाला, ये राइट को। फुल आउटर जॉइन का सिंबल होता है दोनों साइड। इनर जॉइन और आउटर जॉइन में क्या फर्क है? जो भी कंडीशन लगाओगे, जो जो सेटिस्फाई होती है, केवल वही चीजें मर्ज होगी, बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन इनर जॉइन में शामिल नहीं करते। जैसे मान लो आपने एक टेबल है इधर और एक टेबल इधर, इसमें कंडीशन लगाई और कंडीशन में जो जो सेटिस्फाई हुए वो तो क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी की जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन बची उसको शामिल नहीं करेंगे, वो इनर जॉइन होता है। आउटर जॉइन में आप चाहते हो कि केवल लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन शामिल हो जाए, तो लेफ्ट आउटर जॉइन लगा लो। राइट वाली की चाहिए तो राइट आउटर जॉइन लगा लो। और दोनों के शामिल करना चाहते हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? फुल आउटर जॉइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फुल आउटर जॉइन कह देते हैं। कुछ समझ में आ रही है क्या बातें? बताओ भी। तो हमें कोई पूछे कि क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की है, तो सर 2 प्रकार की है। एक कौन सी है? स्ट्रक्चर क्वेरी, सॉरी, एक हमारे पास कौन सी है? रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते हैं, प्रोसीजरल क्वेरी में आती है, और एक नॉन प्रोसीजरल है। एसक्यूएल मेरी जो लैंग्वेज है वो कैसी है? नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। अब अगर देखें तो मैंने ये पार्ट, हो सकता है कि कोई बच्चा कहे कि सर इस तरीके की इसमें मेंशन नहीं है। कई बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर जैसे हमारे सिलेबस में ये चीजें मेंशन नहीं होती, तो शायद आप बिल्कुल ठीक कहते होंगे मुझे, लेकिन मैं जब से पढ़ा रहा हूं और जब चीजें देखी जाती है, तो कुछ चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती उस सिलेबस के अंदर, लेकिन उसके पीछे की चीजें हमें देखनी पड़ती है। जो सीधी सीधी चीजें नहीं होती उसमें रिलेशनल अलजेब्रा है कि अगर कोई मेंशन भी नहीं है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया जॉइन ऑपरेशन, एसक्यूएल की बात, तो जो एसक्यूएल का जो जॉइन ऑपरेशन काम करेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जॉइन का मतलब क्या है। तो यहीं से चीजें क्या है आगे चलकर हम एसक्यूएल में यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक पार्ट है, यानी कि यहां से हमारा बेस बनेगा कि जिससे हम सीखेंगे कि हाँ अच्छा डीबीएमएस में काम कैसे होता है। आज जाके एसक्यूएल में ने इंप्लीमेंट कर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या आगे सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं किसी टेबल के अंदर। लेकिन ये सारा कंसेप्ट आया कहां से? तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने की बात करें, प्रोजेक्ट करने की बात करें, ये सब हमारे पास कहां से आता है? तो यहीं से आता है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल से। तो एसक्यूएल मेरी कौन सी लैंग्वेज है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इनर जॉइन और आउटर जॉइन का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं पूरी टेबल लूंगा तो अपना इसमें समय जाएगा। ये 2 टेबल है, देखो ये 2 टेबल है। अगर मैं बात करूं किसकी? इनर जॉइन की। किसकी बात करूं? इनर जॉइन की। यहां पर कुछ डेटा है। ज्वाइन क्यों करते हैं? 2 टेबल को मर्ज करने के लिए या कंडीशन पर मर्ज करने के लिए ज्वाइन करते हैं। अब हुआ कि ये वाली कंडीशन इसके साथ मैच होगी। मान लो एक टेबल बनी और इसमें ये दो दो हमारे पास कंडीशन मैच होगी, पहली और दूसरी कंडीशन। तीसरी मैच नहीं हुई, ये भी नहीं हो रही और इधर भी ये मैच नहीं हो रही, तो इस चीज को, इन दोनों को हम आउटपुट में शामिल नहीं करेंगे। वो इनर जॉइन होता है। क्या होता है? इनर जॉइन। तो इनर जॉइन क्या कहता है? इनर जॉइन का मतलब है कि जो कंडीशन हमने लगाई है उसके बाद चाहे वो टेबल लेफ्ट साइड वाली हो चाहे राइट साइड वाली हो, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को आउटपुट में इंक्लूड नहीं करेंगे। वही अगर होता कौन सा? आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन में 3 है, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाता तो इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन यहां ऐड हो जाती, इसके स्थान पर हम क्या भर देते? नल भर देते। राइट आउटर जॉइन लगाता तो ये वाली यहां आ जाती, इस वाले को हम नहीं लेते। फुल आउटर जॉइन लगाता तो जो भी कंडीशन के बाद बची हुई चीजें उसको भी हम क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। तो आउटर का मतलब और इनर का मतलब क्या है? कि जो आपने शर्त रखी थी, जो आपने शर्त रखी थी, उस शर्त में जो जो चीजें मर्ज होगी वो तो ठीक है, जो नहीं हो रही टेबल की मर्ज उसको हम शामिल नहीं करेंगे आउटपुट में। और आउटर जॉइन कहता है कि अगर ऐसा मर्ज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आउटर जॉइन की सहायता से। ठीक है। थीटा कंडीशन हो सकती है। थीटा का मतलब क्या होता है? कंडीशन होता है। थीटा जॉइन का मतलब कोई कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन कैसी? जैसे मैंने यहां पे लगाया इनर जॉइन में थीटा जॉइन। थीटा जॉइन में आपने लगाया कि मेरी इसकी आईडी जो है, इसकी आईडी से क्या हो? ग्रेटर देन हो
इसकी आईडी से, यानी कि इधर स्टूडेंट आईडी है और इधर भी स्टूडेंट, इसकी आईडी इससे बड़ी हो, वो ज्वाइन हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन में कंडीशन कोई भी हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल की हो सकती है। जो इक्वी ज्वाइन होता है उसमें कंडीशन किसकी होती है, इक्वल की होती है। ठीक है। और ये मैंने आपके बेच के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा वाले में मैंने एक एक प्रोसीजर को अच्छे तरीके से बताया कि हम किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? तो ये हमारे पास बात आता है किसका, रिलेशनल अलजेब्रा का। अब हम बात करें तो इस पूरे डायग्राम को अगर देखें तो कोई अगर आपसे पूछे क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताओ, तो क्वेरी लैंग्वेज के बारे में ये सारे पॉइंट आप कम से कम अगर ये डायग्राम भी बनाया होगा ना, तो आपको ये नहीं है कि कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हाँ ठीक है कि इस तरीके से है। एसक्यूएल एक क्या है, हमारी क्या लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्या है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हम डेटाबेस मैनेज करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। आप बताएंगे मेगा, जो अपनी एसक्यूएल की क्लास स्टार्ट होगी उसमें सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंपल बात करें, प्राइमरी की एक टेबल में एक हो सकती है। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए, यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। एक हमारे पास क्या होती है, फॉरेन की। फॉरेन की होती है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंसेप्ट पे काम करती है कि पेरेंट और चाइल्ड को अगर आपस में कोई रेफर करना है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। सुपर की होती है, वो की क्या होती है कि एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के सेट से सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सुपर की बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सुपर की बोल देते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल की होती है, सुपर की मिनिमल होती है। जो जो हमारे पास डुप्लीकेट होती है उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो वहां से क्या आती है, कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में से हम एक की को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की। और कैंडिडेट की अगर मल्टीपल है तो बची हुई की को हम सेकेंडरी की बोल देते हैं या ऑल्टरनेट की बोल देते हैं। सेकेंडरी की या ऑल्टरनेट की के रूप में हम उनको जानते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है की के बारे में। अब हमें हमें जो समझना है वो किसके बारे में समझना है दोस्तों, एसक्यूएल के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है, एसक्यूएल के बारे में समझना है। अब एसक्यूएल की अगर बात करें तो एसक्यूएल क्या है बताओ। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सर एसक्यूएल क्या है, तो क्या बताओगे, सर एसक्यूएल तो हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है भाई। एसक्यूएल की अगर बात करें तो एसक्यूएल हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज है। और कौन सी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। कैसी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। चलिए, तो क्वेरी लैंग्वेज अपनों ने पता कर लिया कौन कौन सी थी। एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है और दूसरी कौन सी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। एक कौन सी है, प्रोसीजरल है, और दूसरी कौन सी है दोस्तों, नॉन प्रोसीजरल है। और एक हमारे पास क्या है, नॉन प्रोसीजरल है। एसक्यूएल हमारे पास कैसी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल कैसी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। अब यहां से सवाल आता है किसको लेकर, एसक्यूएल को लेकर। एसक्यूएल की अगर बात करें, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर सवाल पूछे तो एसक्यूएल का ओरिजिनल नेम क्या था, एसक्यूएल का ओरिजिनल जो नेम था वो क्या था, सीक्वल था, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है क्वेरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल है ना, इसको पहले किस नाम से जानते थे, ये एक्चुअल में सीक्वल ही आया था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एसक्यूएल कर दिया गया। और जो जो भी मान लो अगर किसी आईआईटी या कॉलेज में प्रोफेसर मानते तो जनरली वो इस शब्द को ही सीक्वल बोल देते हैं। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। क्या मतलब है कि एसक्यूएल जो है एक इंग्लिश की तरह ही एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो एसक्यूएल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या है, सीक्वल है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, बहुत बढ़िया भी।
देखो, स्टूडेंट मोहित ने पूछा है कि जो नेचुरल ज्वाइन होता है इक्वी ज्वाइन में फर्क क्या है। जो मेरा इक्वी ज्वाइन होता है, जो मेरा इक्वी ज्वाइन है उसमें कंडीशन इक्वल की है, लेकिन जो एट्रीब्यूट हमारे क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, उनका नाम सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि हमारा जो नेचुरल ज्वाइन है उसमें जो ज्वाइन एट्रीब्यूट है उनका नाम होना सेम होना क्या है, जरूरी है, जिसमें एक कॉलम हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है मोहित। तो अगर पूछे कि नेचुरल ज्वाइन क्या है, तो ज्वाइन एट्रीब्यूट के नेम क्या होने चाहिए, दोनों टेबल में सेम होने चाहिए। जैसे मान लो मैं इधर की आईडी एस आईडी है, दूसरी आईडी में टेबल में जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, जिस पर कंडीशन लगा रहे हैं, उनके दोनों के नेम सेम होने चाहिए, तो आउटपुट में दोनों में से एक नेम आएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया भी। ठीक है, तो ज्वाइन एट्रीब्यूट के नेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एसक्यूएल का जो ओरिजिनल ओरिजिनल नेम है वो क्या है, सीक्वल है। क्या है, सीक्वल है। अगर कोई पूछे कि एसक्यूएल बना कब था, अगर कोई पूछे आपसे कि एसक्यूएल बना कब था, तो सन 1970 में जब डीबीएमएस का कंसेप्ट आया था, उसी से प्रेरित होकर किसको बनाया गया है, एसक्यूएल को। फिर बनाया किसने एसक्यूएल को, बताओ भी। एसक्यूएल बनाने वाले व्यक्ति कौन है, ये अच्छा सवाल है, पूछा भी जा सकता है। बता सकते हो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है क्या? नहीं। डोनाल्ड चैम्बरलिन। कौन है? डोनाल्ड चैम्बरलिन की बात करें, या हम दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, रेमंड बॉयस की बात करते हैं। रेमंड बॉयस बहुत अच्छा पर्सन है भी। एसक्यूएल किन्हों ने बनाया था? डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस ने बनाया था। ये कहां बनाया गया था, एसक्यूएल की बात करें तो मूल रूप से इसको कहां बनाया गया था, आईबीएम के अंदर बनाया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। तो एसक्यूएल किसने बनाई थी, एसक्यूएल लैंग्वेज किसने बनाई थी? तो आप बोल सकते हो डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस ने बनाया था। 1970 के अंदर इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 के अंदर इसको बनाया गया था। क्लियर बात यहां तक। 1986 में 1986 के अंदर एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड जारी कर दिया जाता है अंसी द्वारा। 1986 में एसक्यूएल को अंसी द्वारा क्या जारी कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड। अंसी का मतलब क्या है? अंसी का मतलब क्या है? अमेरिकन। हाँ जी, अंसी का मतलब क्या है बताइए। बिल्कुल मोहित, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपने कभी पढ़ा होगा अंसी सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट। अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसको क्या कर दिया था, एक मानक जारी कर दिया था, एक स्टैंडर्ड जारी कर दिया था। अंसी, अमेरिकन, कोई बात नहीं, शब्द क्या है, अंसी है बिल्कुल। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अगर बात करें कि अंसी ने कब स्टैंडर्ड जारी किया था, इसको स्टैंडर्ड दिया था, तो 1986 में। एसक्यूएल जो हमारे पास आता है, एसक्यूएल आता है 1970 के अंदर। 1986 में इसको स्टैंडर्ड जारी कर दिया जाता है, किसके द्वारा? अंसी के द्वारा स्टैंडर्ड जारी कर दिया जाता है। अब अगर यहां पर बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओरिजिनल इसका नाम क्या था, सीक्वल था। 1970 में दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस, इन्होंने मिलकर बनाया किसको, एसक्यूएल को बनाया। अब अगर बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल को 1986 में अंसी द्वारा क्या जारी कर दिया था, एक स्टैंडर्ड जारी कर दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आते हैं वो किसके बारे में आते हैं, एसक्यूएल के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स अपने पास है, ये मैंने बता भी दिया है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंगे, 1970 में एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमंड एफ बॉयस एट आईबीएम। ओरिजिनली इसको सीक्वल कहते थे, 1970 में बनाया। 1986 में अंसी ने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड दिया। 1987 में आईएसओ ने भी स्टैंडर्ड दे दिया था। 86 में, हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया भी। अगर बात करें किसकी, अंसी की बात करें, तो अंसी ने कब स्टैंडर्ड दिया था, 1986 में। और 1987 में इसको किसने स्टैंडर्ड जारी कर दिया था, तो आप कह सकते हो आईएसओ। आईएसओ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक बात थी एसक्यूएल की। एसक्यूएल के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करने से पहले कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास है। एसक्यूएल क्रूड को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, CRUD की बात करें, किसको फॉलो करता है, क्रूड। क्रूड का मतलब क्या है बताइएगा भाई, एक दो क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने कहा भी आप पहले अपने इसके बारे में भी चर्चा। क्रूड की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहले सी का मतलब क्या है,
सी मतलब कोई क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ये पेपर के ही कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, बताइए एसक्यूएल का पूरा नाम, फेमस क्वेश्चन है, भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अब आपके लिए वैसे भी सिंपल है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं समय नहीं इन पे ज्यादा करा, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात पे एसक्यूएल किस साल अंसी ने स्टैंडर्ड दिया था, भी अंसी ने इसको कब स्टैंडर्ड दिया था, ये पेपर का सवाल है भी। 1974 में, 86 में, 99 में, 2003 में, 1986 में, अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन है एसक्यूएल का ओरिजिनल नेम क्या था, सीक्वल था। क्या था भी, सीक्वल था। एसक्यूएल का ओरिजिनल नेम क्या था, सीक्वल था। अगर कोई पूछे कि एसक्यूएल का ओरिजिनल नेम क्या है, तो वो सीक्वल था। एसक्यूएल किस रिलेशनल मॉडल पर आधारित है, तो आप बता सकते हो आरडीबीएमएस पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोड मॉडल पर आधारित है। कोड का मॉडल कौन सा है भी, कोड का मॉडल वही जो आरडीबीएमएस है। कोड का मॉडल कौन सा है, आरडीबीएमएस है। उसके बाद अगर बात करें पहला कॉमर्शियल एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा था, पोस्टग्रे। कौन सा है, पोस्टग्रे। पोस्टग्रे एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर। बताओ भी कॉमर्शियल की बात कर रहा है, कौन सा है भी पहला कॉमर्शियल एसक्यूएल डीबीएमएस कौन सा था। बहुत अच्छा पर्सन है भी। कोड वाई मॉडल, ठीक है भाई। इस सवाल का जवाब बताइए, कॉमर्शियल मॉडल कौन सा था पहला। कर लो गूगल। हाँ, कोड के 12 रूल, बिल्कुल। संदीप नहीं है भाई, संदीप। मोहित, एक सवाल जवाब सही आया, पोस्ट ग्रे, बहुत बढ़िया। ए नंबर, बहुत बढ़िया। मेरा कौन सा है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है। लेट जवाब आने का मतलब क्या है अभी, लेट जवाब आने का मतलब ये है क्या, एक बार देख लेते हैं सर। नहीं, एसक्यूएल 1999 स्टैंडर्ड में क्या जोड़ा गया था। एसक्यूएल को जो 1999 में स्टैंडर्ड मिला था, तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आ गए थे। क्या आ गए थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर आ गए थे। क्या आ गए थे, ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर्स आ गए थे। ठीक है। एसक्यूएल के इन्वेंटर कौन है, तो ये आपको पता ही है, चेम्बरलिन। और कौन है, बॉयस है। चेम्बरलिन और कौन है, बॉयस की बात करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम आर प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सिस्टम आर जो प्रोजेक्ट था वो आईबीएम का था भाई। किसका था, आईबीएम का था। ये जो सिस्टम आर प्रोजेक्ट से ही हमारे पास क्या निकल कर आता है, एसक्यूएल निकल कर आता है। उसके बाद एसक्यूएल के लिए ऑफिशियली स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी है, बहुत बढ़िया भी। कौन स्टैंडर्ड जारी करता है एसक्यूएल को, एनसीबी और आईएसओ दोनों जारी करते हैं। एनसीबी और आईएसओ दोनों जारी करते हैं। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। W3C का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की बात करते हैं। ठीक है, IEEE आप जानते हैं। एडगर कोड की बात करें, यानी कि ईएफ कोड की बात कर रहा है। एडगर कोड पब्लिश हिज सेमिनल पेपर ऑन द रिलेशनल मॉडल। कब ये पेपर पब्लिश हुआ था इनका, 1970 में, सन 1970 में ईएफ कोड ने एक पेपर क्या किया था, पब्लिश किया था, जो हमारे पास क्या है, रिलेशनल मॉडल पर आधारित है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था आईबीएम के द्वारा, मुकेश, आईबीएम कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट आर स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो हमारे पास क्या है, एसक्यूएल वगैरह है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है। हाँ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, बहुत बढ़िया भी। ठीक है मुकेश है। चलो अब अपन बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको देख लेना। अब अगर एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास है, एसक्यूएल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले डीडीएल कमांड होती है। डीडीएल कमांड का मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहां पर आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन है लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो, जैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, ट्रंकेट है, ड्रॉप की बात करें और रीनेम की बात करें, तो यहाँ पर सारा का सारा क्या है, मैं आप स्कीमा को डिजाइन कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। टेबल बन गई, अगर डेटा डालना है तो किसका यूज करेंगे, डीएमएल का। चाहे इंसर्ट करो, अपडेट करो, चाहे डिलीट करो, चाहे क्या करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट हमारा है डीक्यूएल में भी चला गया, अब सेलेक्ट हमारा किस में पढ़ेंगे, अपने डीक्यूएल में भी पढ़ेंगे। अगर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें,
डेटा को कंट्रोल करना है। कौन डेटा को कंट्रोल करेगा? भी डीक्यूएल करेगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है सर? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। एक ग्रांट होता है और एक क्या होता है? रिवोक। परमिशन देना क्या कहलाता है? ग्रांट परमिशन। परमिशन देना क्या कहलाता है? ग्रांट और रिवोक। मान लो आपने कंपनी ज्वाइन किया आज ही, ठीक है, और कंपनी में गए और आपको क्या करना है, आपको परमिशन दी आपके किसी मैनेजर ने, आपके किसी सीनियर ने। अब उसने परमिशन दी कि आप इसमें डेटा की एंट्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एंट्री कर सकते हो, कोई डेटा को डिलीट कर सकते हो, ये परमिशन दे दी। अब उनको पता चला कि इसको एसक्यूएल का पता नहीं है और ये तो कोई डेटाबेस क्या कर सकता है? उड़ा भी सकता है, कोई नुकसान भी कर सकता है। तो इसके लिए वो परमिशन वापस ले जाती है। तो किसी भी काम को परमिशन देने के लिए ग्रांट होती है और वापस लेने के लिए रिवोक होता है। क्या होता है? रिवोक होता है। रिवोक मीन परमिशन वापस लेना, ग्रांट मतलब परमिशन दे देना। ठीक है मुकेश? रिवोक का मतलब परमिशन वापस लेना। जैसे मान लो आज आप किसी जॉब में हो, आज प्रिंसिपल छुट्टी पे है, प्रिंसिपल की पावर आपको दे दी, परमिशन दे दी गई है। कल जब प्रिंसिपल आ गए तो वो पावर आपसे वापस छीन ली गई है। ठीक है? ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद हमारे पास क्या होती है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल होता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल कौन कौन सा होता है भी? जो भी ट्रांजेक्शन है कमिट हो सकती है, सेव पॉइंट है और रोल बैक हो सकती है। कमिट की बात करें, सेव पॉइंट की बात करें और रोल बैक की बात करें। कमिट क्या होता है? परमानेंटली हो जाता है। रोल बैक का मतलब है जहां कोई एरर आया तो रोल बैक कर दो। सेव पॉइंट का मतलब है कि आपने जो जो टास्क कर लिए उसके पॉइंट्स लगा लिए, सेव पॉइंट बना लिए। आगे समझेंगे इन चीजों को। एक हमारे पास आता है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज ये पहले नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास क्या आती है? सिलेक्ट कमांड आती है। क्या आती है? सिलेक्ट कमांड हम डीएमएल में भी पढ़ सकते हैं। सिलेक्ट हमारी किस में हो सकती है? डीएमएल में भी हो सकती है। ये देखो सिलेक्ट है, और डीक्यूएल का भी हिस्सा हो सकती है, डीक्यूएल का भी हिस्सा हो सकती है। ये एसक्यूएल की क्या है? कमांड है। अब बताओ कि सर क्या पढ़ना है? एसक्यूएल पढ़ना है। एसक्यूएल में क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको एक एक कमांड पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको टेबल बनाने की बात करेंगे, टेबल को डिलीट करने की बात आए, ट्रंकेट की बात आए, चाहे टेबल में डेटा डालने की बात आए, चाहे किसी भी एट्रीब्यूट के नाम को रीनेम करना हो, या किसी टेबल का नाम को क्या करना हो? रीनेम करना हो, टेबल का नेम चेंज करना हो, एलियाज की बात करें, ग्रुप बाई की बात करें, हैविंग की बात करें, जितने भी हमारे पास एसक्यूएल में क्लोज है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे? ऑपरेटर्स की बात आएगी। उसके बाद हमारे पास जो एसक्यूएल के अंदर आते हैं एग्रीगेट फंक्शन की बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एसक्यूएल के डेटा टाइप की आती है। डेटा टाइप पे सवाल है, वैसे अगर कोई आएगा तो आपको समस्या आएगी नहीं, अदरवाइज फिर भी हम देख सकते हैं कि एसक्यूएल में डेटा टाइप थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंटीजर की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़े से क्या है? अलग टाइप के हैं, तो इनकी हम बात कर लेंगे। बिल्कुल रेणु, बीसी की है अभी, बिल्कुल बहुत लेट जागे हूँ। ठीक है, यहां तक बताओ भी, सब चीजें क्लियर है क्या? एक बार बता दो। ठीक है, अब बात आती है कि सर एसक्यूएल मुश्किल है आसान है? ये सवाल अपने हो भी गया, दो बार आ गया अभी। एसक्यूएल मुश्किल है आसान है? सर आता नहीं है तब तक तो क्या है? मुश्किल है। जब आने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल के डेटा टाइप की बात करें तो ये अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। हमारे पास एक न्यूमेरिक होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है, बूलियन होता है, डेट एंड टाइम होता है और बाइनरी डेटा टाइप होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कराएंगे मोहम्मद, कल प्रोटोकॉल की भी क्लास आ जाएगी। ठीक है, प्रोटोकॉल का क्लास का छोटा सा पार्ट था। हाँ जी बिल्कुल, वन शॉट ही है अनिल। अब देखो इसमें हमने बेसिक जितना भी पार्ट है, अब अगर मान लो इस सिलेबस की बात करें, ये मेरे पास आपका सिलेबस पड़ा है भाई। इस सिलेबस में अगर मैं डीबीएमएस वाले पार्ट को जाके देखूं तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, डेटाबेस कंसेप्ट की बात की है। उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में लिखा, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की और फॉरेन की के बारे में उन्होंने बताया है।
ठीक है। अब अपने इसमें पूरे के पूरे पार्ट में ये चीजें आती है, और उसके बाद हमारे पास केवल और केवल इसमें क्या दिया हुआ है, एसक्यूएल के बारे में इन्होंने बता रखा है। ये हमारे पास पॉइंट है, तो एसक्यूएल वाला पूरा पॉइंट बचता है, और एक हमें देखना पड़ेगा किसके बारे में, की के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, फिर एक मेरे को ना एक चीज नहीं समझ में आती है आप लोगों की, जब क्लास एसक्यूएल की क्लास में बैठे हो और कहते हैं कि पहले एसक्यूएल करा दो, सुबह पाइथन की क्लास होती है, पाइथन चल रही है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग और करेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, मुकेश प्रताप, ये क्लास किसकी चल रही है, एसक्यूएल की तो है। अब एक पार्ट मैंने पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया, किसको लेकर, डीबीएमएस वाले पार्ट को लेकर, बेसिक जितना भी हमारे पास डीबीएमएस वाला पार्ट था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट करा दिया। ओके आकाश, फर्स्ट डे शाम को होती है आकाश 7 बजे क्लास। नॉर्मलाइजेशन वैसे तो देखो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। मुकेश प्रताप, आपके पास आई क्यों नहीं आई है, पाइथन की क्लास सुबह 7 बजे आई है। ठीक है, ओके। तो अब अपने कल मिलते हैं, कल जो पार्ट रहेगा वो सारी की सारी मैं एसक्यूएल की कमांड करवा दूंगा, और दिन में अगर कोई भी टाइम रहा, दिन में कोई टाइम रहा तो प्रोटोकॉल वाला पार्ट बचता है, स्विचिंग टेक्निक का पार्ट बचता है, वो मैं आपको करवाऊंगा दिन में। ठीक है, देखो ईआर मॉडल पढ़ना नहीं है, लेकिन ईआर मॉडल 5 ही 10 मिनट का है, सिंबल याद रख के चले जाना। ठीक है, नहीं प्रोटोकॉल कराऊंगा तो इस टाइम के अलावा करवा दूंगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल आएगी, फंडामेंटल की वन शॉट सबकी आएगी भाई, सबकी आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल। एसक्यूएल की क्लास रहेगी, एसक्यूएल का पूरा पार्ट कोशिश है कि कल पूरे का पूरा अपने एसक्यूएल कवर कर ले। दूसरा हमारे पास पार्ट रहेगा जो प्रोटोकॉल की रिमेनिंग क्लास बची हुई है एक, वो आपको अलग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरी अभी आएगी आकाशदीप। ठीक है, थैंक यू भी, थैंक यू। 7 बजे होगी प्राप्ति, बिल्कुल। ठीक है।